कल हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल समाज पढ़ा था, धर्म पढ़ा था, और विवाह के साथ ही हम लोगों ने जो मेरा टॉपिक था वो समाप्त किया था। विवाह पर मैं एक चीज और बता देता हूं कि ऊपर का जो ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है और आर्ष विवाह है और प्रजापति विवाह है, ये सभी विवाह जो है धर्म सम्मत है। ये क्या है? धर्म सम्मत है। बाकी का जो नीचे 4 विवाह है वह धर्म सम्मत नहीं है। असुर, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, ये सभी विवाह धर्म सम्मत नहीं है। राक्षस विवाह में मैंने बताया है कि अपहरण करके और कभी कभी पराजित राजा के पुत्री, बेटी या माँ, जो भी कह लीजिए, उससे भी जो विवाह संबंध बनते थे उसको राक्षस विवाह कहा जाता था। ये थोड़ा सा था विवाह के संबंध में कि ऊपर के 4 विवाह ही धर्म सम्मत है, नीचे के 4 विवाह धर्म सम्मत नहीं। अब हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब जो हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं वो लगभग 600 बीसी से लेके 300 बीसी का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह काल सूत्रकाल भी कहलाता है। यह काल सूत्रकाल भी कहलाता है, यह मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि सारे सूत्र ग्रंथ इसी समय लिखे गए थे। मैंने आपको बताया था कि लिखने की कला का आविष्कार 600 बीसी के आसपास हुआ था। अब तक जितने भी वैदिक साहित्य लिखे गए, वह भाषिक परंपरा में थे, ओरल ट्रेडिशंस में थे। पहली बार इसी काल में आकर लिखा गया। और जो वेदांग है वह जो सूत्रबद्ध लिखा गया वह इसी काल में लिखा गया, और सूत्रकाल भी इसको इसलिए कहा जाता है। वैदिक साहित्य इस समय लिखा तो जरूर गया, लेकिन इसको हम लोग वैदिक काल नहीं कह सकते। वैदिक काल का 600 बीसी तक का ही समय है ना। वेदांत इस समय लिखा गया था, इसलिए इसको सूत्रकाल में रखा गया है। इसको जो है हम लोग द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय नगरीकरण का काल। पहला नगरीकरण का काल कौन था? सिंधु सभ्यता। 500 बीसी के आसपास हम देखते हैं कि भारत में, खासकर उत्तर भारत में, द्वितीय नगरीकरण फिर से शुरू हुआ। बुद्ध काल में ही, 600 बीसी में ही, या 500 बीसी इसलिए हमने रखा कि यह एग्जैक्ट डाटा है, इसी समय का द्वितीय नगरीकरण शुरू हो रहा है। ये द्वितीय नगरीकरण का भी काल है। पहला नगरीकरण सिंधु सभ्यता था। ये काल बुद्ध काल के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को आप लोग जानते होंगे, भारत के बहुत बड़े वह एक टीचर कह सकते हैं उनको, फर्स्ट टीचर भी कहा जा सकता है उनको, जो उन्होंने उपदेश दिया। पहला डॉक्टर भी कहा जाता है उनको। फर्स्ट टीचर हम उनको कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पिच दिया फर्स्ट टाइम उन्होंने ही दिया। खैर, बुद्ध काल भी कहा जाता है। उसके बाद इस काल को महाजनपद काल कहा जाता है। महाजनपद काल। क्या क्या कहा जाता है? महाजनपद काल। देखिए, मैंने बताया था ऋग्वेद में क्या था? जन। अब जन से क्या बना? उत्तर वैदिक काल में जनपद, और इस काल में आके वह महाजनपद हो गया। मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, इसलिए इस काल को हम लोग महाजनपद काल भी कहते हैं। इस काल को धार्मिक अशांति का काल भी कहते हैं। धार्मिक अशांति का काल भी कहते हैं। यह आप जब हम पढ़ाएंगे तो आपको यह समझ में आएगा।
अर्थात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का सूत्र काल भी कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहते हैं, बुद्ध काल भी कहते हैं और महाजनपद काल भी कहते हैं, धार्मिक अशांति का काल भी कहते हैं। सारा इसी समय के लिए है, इसमें आप लोग कंफ्यूज्ड मत होइएगा। देखिए, इस जो चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम उसके नेचर को देखें तो बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं। महाजनपद, जो 16 महाजनपद है, मैं प्रश्न का नेचर का बात कर रहा हूं। महाजनपद के से पूछा जाता है, महाजनपद की कौन सी राजधानी थी, ये सब पूछा जाता है। और इस काल का जो 2 प्रमुख धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इससे सवाल आते हैं। प्रायः सवाल इसी से आते हैं। ये काफी आपका जो कोर एरिया है यही है, आपका कोर एरिया यही है। आईएएस के लोग जो आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं, वो अगर इतना भी ठीक से कर ले, महाजनपद काल का राज्य और राजधानी, बौद्ध और जैन धर्म, तो उनके लिए काम चल जाएगा। लेकिन जो स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या नेट का तैयारी कर रहे हैं या और भी कोई एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो जहां पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये डेप्थ में क्वेश्चंस यहां से आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम दोनों चीज को ध्यान में रखेंगे। आईएएस वाले जो है हमारे वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, जो पीसीएस की तैयारी करेंगे वो 5 से 6 बार देखें, और नेट वाले उसको ज़्यादा देख सकते हैं तो देख लें। क्योंकि पीसीएस के सवाल जो होते हैं, खासकर यूपी पीसीएस के जो सवाल होते हैं, वो थोड़ा सा डेप्थ से आते हैं, है ना। वो आईएएस से भी कभी कभी कठिन प्रश्न इतिहास में वहाँ पूछे जाते हैं, है ना। तो इसलिए सबको ध्यान रखना पड़ता है। आईएएस का एग्जाम अभी भी आसान एग्जाम है, यह सही है। जितने भी प्रशासनिक जो एग्जाम होते हैं आईएएस, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में, सबसे आसान एग्जाम अगर देखा जाए तो यही है। आईएएस का एग्जाम आसान है। और सबसे राज्य में सबसे कठिन परीक्षा है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का है, सबसे कठिन एग्जाम है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आईएएस और उत्तर प्रदेश में सबसे कठिन एग्जाम कौन है, तो मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम दूंगा, है ना। उसके एग्जाम रियली कठिन होते हैं। अब हम लोग मुद्दे पर आ जाए तो स्रोत अगर हम देखें, इस काल का स्रोत क्या है। हम जब भी पढ़ाई करेंगे प्राचीन भारत का, तो सबसे पहले स्रोत पर हम चर्चा करेंगे। स्रोत जो है हमेशा 2 ही प्रकार का होता है, पुरातत्व होता है और साहित्य होता है। साहित्य में देशी होता है और विदेशी होता है, ना। साहित्य में देशी साहित्य होता है और विदेशी साहित्य होता है। इस काल की जो विशेषता है वो थोड़ा सा सुन लीजिए। 600 बीसी में लिखने की कला का आविष्कार हो चुका था, तो आपके पास देशी साहित्य अब जो भी है वो लिखा हुआ मिलेगा। और इसी समय विदेशी यात्री चाहे लेखक ने भी भारत के बारे में जानकारी दिया है ना। वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग पुरातत्व में देख लेते हैं। पुरातत्व में सबसे पहले देखते हैं तो पुरातत्व में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे उसका नाम है NBPW, इसका हिंदी हो गया नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसका हिंदी हुआ उत्तरी काला पालिशदार मृदभांड। ये इसका हिंदी रूपांतरण है। ये भारत के पूरे उत्तरी भारत में पाया गया है और इस काल का महत्वपूर्ण मिट्टी का यह बर्तन था। जैसे उत्तर वैदिक काल को हमने चित्रित धूसर मृदभांड से जोड़ा था, उसी प्रकार इस काल के लिए 600 बीसी के लिए जो इंपॉर्टेंट बर्तन है वह है उत्तरी काला पालिशदार मृदभांड।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिला है आहत सिक्का। आहत सिक्का, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि ऋग्वेद काल में भी नियमित सिक्का नहीं था और उत्तर वैदिक काल में भी नियमित सिक्का नहीं था, लेकिन पहली बार 600 बीसी में नियमित सिक्का आया। पहली बार नियमित सिक्का इसी काल में आया और वो नियमित सिक्का का नाम क्या था? आहा सिक्का, या इसको इंग्लिश में कहते हैं पंचमार्क सिक्का, क्वाइंस। इनका आहत इसलिए नाम रखा क्योंकि इसको जो है ना थप्पा मारकर बनाया जाता था, मतलब आहत, किसी को घायल करके, समझे, तो आहत करके इसको बनाया जाता था, इसलिए इसका नाम आहत सिक्का बना। यह सिक्का चांदी का होता था और तांबा का होता था और 500 बीसी के आसपास ये मिला है जाकर, ठीक। और ये कहां कहां से मिला है? सबसे ज्यादा मिला है तो आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से। सबसे ज्यादा कहां से मिला है? पूर्वी उत्तर प्रदेश प्लस बिहार, और कुछ मात्रा में तक्षशिला से भी मिला है, कुछ तक्षशिला से भी मिला है। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझने में? इस पर जो चिन्ह बनते थे, मछली का होता था, तीर धनुष का होता था, अर्धचंद्र का होता था, ये सब इस पर चिन्ह बने मिलते हैं हमें। उसके बाद हम आते हैं, तीसरा जो पुरातात्विक प्रमाण मिला है वह है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। देखिए, खारवेल एक राजा थे उड़ीसा में, और उड़ीसा की एक राजधानी है, आज भी राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में एक पहाड़ी है उदयगिरी, उस पहाड़ी में एक हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख का अर्थ है कि एक गुफा से हाथी बाहर निकल रहा है, और खारवेल वहां के राजा थे। बताएंगे खारवेल के बारे में, अभी इतना ही जान लीजिए कि खारवेल एक राजा थे और उनका अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। वो भुवनेश्वर उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी में है, और उससे इस अभिलेख से भी हमें 600 बीसी की जानकारी मिलती है। अभी इतना ही सुन लीजिए, फिर चर्चा होगा तो फिर बाद में आपको बताएंगे। अब है साहित्यक स्रोत। अब क्या है? साहित्यक स्रोत। तो देशी और विदेशी मैंने बताया था। देशी में इस काल का जो सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य है वो वेदांग है, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, वो मैं अब यहां पर नहीं करूंगा, जिसको सूत्र साहित्य भी आप लोग कहते हैं, इसको सूत्रकाल भी कहा जाता है। विदेशी में मैंने हेरोडोटस का चर्चा किया था, याद होगा आपको, पहला क्लास या जो भी क्लास हो, पहला क्लास में ही, कि 500 बीसी में उनकी किताब हिस्टोरिका में भारत और फारस के व्यापार संबंध की जानकारी मिलती है। क्या इस किताब से हमें हेरोडोटस के बारे में मैंने चर्चा किया था, याद होगा आपको। जब सिकंदर आया था भारत, तो अपने साथ वो बहुत सारे लेखक को लाया था। उसी में था नासिक्रिटिस। लिखता है, सिकंदर का जीवनी लिखता है। इस किताब से भी हमें भारत के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलता है। सिकंदर की जीवनी भी लिखता है। इसी काल में प्लूटार्क हुए, जस्टिन हुए, ये सभी भारत के बारे में खुलकर लिखे। प्लूटार्क, जस्टिन। एक लेखक थे सिकंदर के थे, साथ आए थे, कटियस। उन्होंने लिखा, जब सिकंदर की सेना पुरस से लड़ने जा रही थी, पुरस राजा थे, मैं बताऊंगा पुरस के बारे में, अभी सुन लीजिए। जब सिकंदर की सेना पुरस से लड़ने जा रही थी, तो उसके साथ सिकंदर के सामने एक हेराक्लीज की मूर्ति रखी गई। किसकी मूर्ति रखी गई? हेराक्लीज। और हेराक्लीज की पहचान भगवान विष्णु से किया गया है। हेराक्लीज की पहचान भगवान विष्णु से किया गया। कर्टियस कहता है कि जब सिकंदर की सेना पुरस से लड़ने जा रही थी, तो उसके सामने हेराक्लीज की मूर्ति रखी गई और हेराक्लीज की पहचान भगवान विष्णु से किया गया है। ये तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यही है इस काल का विदेशी जो साहित्य है, स्रोत है, वह।
अब हम लोग इसका जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, राजनीति है, वो हम पढ़ें। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक विस्तार का। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक विस्तार। और फिर पढ़ेंगे राजत्व का सिद्धांत। किन किन भौगोलिक क्षेत्रों पर इनका शासन था। अगर हम लोग राजनीतिक विस्तार देखते हैं तो इस समय का दो बौद्ध ग्रंथ है, अंगुतर निकाय। कौन कौन ग्रंथ है? अंगुतर निकाय और महावस्तु। और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों से हमें यह सूचना मिलता है कि उत्तर और मध्य भारत में कुल जो है 16 महाजनपद थे। कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे। इसमें 15 जो थे महाजनपद वह उत्तर भारत में थे और एक महाजनपद वह दक्षिण भारत में था। वह दक्षिण भारत में था। ठीक। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और महावस्तु से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। ये सभी महाजनपद उत्तर और मध्य भारत में थे और एक मात्र दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद था, वो एक ही था। उसका मैं चर्चा करूंगा। ऐसे नाम बता देता हूं, अस्मक। देखिए, मैंने एक कहानी आपको बताया था उत्तर वैदिक काल में। क्या कहानी बताया था उत्तर वैदिक काल में? याद होगा आपको, सतपथ ब्राह्मण की कहानी। सतपथ ब्राह्मण की कहानी। यह मैंने कहा था गंगा नदी है ना, और जमुना भी जो है ऐसे ऐसे बहते हुए इलाहाबाद के पास आके, ये इलाहाबाद का क्षेत्र है आपका। फिर इलाहाबाद से थोड़ा सा गंगा आगे बढ़ती है तो आ जाता है आपका पटना, और यहीं से उत्तर भारत से आती है एक नदी गंडक, सदानीरा जिसको कहते हैं, गंडक या सदानीरा। तो सतपथ ब्राह्मण की जो कहानी है, विदेथ माधव, राजा विदेथ माधव और ऋषि राहुलगण जब राहुलगण वेस्पानर ये हाथ में जब अग्नि लेकर चले, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो आए थे इस एरिया से आए थे, गंगा के उत्तरी भाग में, गंगा के दक्षिणी हिस्से से नहीं आए हैं। ठीक, ये गंगा के ऐसे हिस्से से आए हैं जो हिमालय के तलहटी जिसको कहते हैं, वो ऐसे आए हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो ये जो मार्ग होता था, ये मार्ग को कहा जाता था उत्तरापथ। ये मार्ग को उत्तरापथ कहा जाता था। और ये जो मार्ग है जमुना के किनारे, गंगा जमुना द्वार में, ये मार्ग कहलाता था आपका दक्षिणापथ। और ये दोनों मार्ग कहां मिलते थे? आगे पटना के पास मिल जाते थे। ये दोनों मार्ग कहां मिलते थे? पटना के पास आके, पाटलिपुत्र जिसको कहते हैं, वो आकर मिल जाते थे। इस भाग को उन्होंने, चूंकि ये दलदली क्षेत्र था यहां पर, तो अग्नि जो है इस यहां पर प्रवेश नहीं कर सका। तो गंडक नदी जो है वह सीमा किनका किनका बन गया? कौशल और सरयू का, कौशल और विदेह का सीमा बन गया। कौन सा नदी? गंडक नदी। कौशल हो गया भगवान राम, और यहां हो गए विदेह जनक और सीता, जो भी कह लीजिए। ये दोनों जो थे विदेथ माधव के ही वंशज थे। कौशल और विदेह दोनों जो थे विदेथ माधव के ही वंशज थे। और ये क्षेत्र जो है दलदली क्षेत्र था, लेकिन जैसे जैसे दलदली क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ, अग्नि पहुंचा, तो फिर ये क्षेत्र भी आबाद हो गए। और यही जो है पटना आगे बढ़ते हुए भागलपुर चला जाता है, भागलपुर, और फिर वह पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता की ओर भाग चला जाता है। भागलपुर बिहार में है ना। पटना के, जब हम लोग कलकत्ता की ओर पढ़ेंगे पटना से, तो भागलपुर एक जंक्शन है, हुआ है।
तो ये यहाँ तक पहुंच गए थे, वैदिक काल में यहाँ तक पहुंच गए थे, लेकिन ये गंडक को क्रॉस नहीं किए थे। गंडक को कब क्रॉस करते हैं? तो ये बुद्ध काल में या महाजन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये क्रॉस करते हैं। अब यहां अग्नि का प्रवेश हुआ और आप कह सकते हैं कि यह क्षेत्र भी अब आबाद हो गए। सबसे पहला अंग महाजनपद, 16 महाजनपद में पहला महाजनपद है अंग महाजनपद। अंग का हम चर्चा किए थे, हमने कहा था कि अथर्ववेद में अंग क्षेत्र का चर्चा है। अंग यही है, अंग काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। अंग आज का बिहार में क्षेत्र है, भागलपुर अगर कभी आप गए होंगे, और मुंगेर का क्षेत्र, ये सब जो है अंग का क्षेत्र था। राजा कर्ण का जो महाभारत के पात्र हैं वो यहीं के राजा थे, अंग के ही राजा थे। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। और यहाँ के राजा कौन थे? ब्रह्मदत्त। यहाँ के राजा थे ब्रह्मदत्त। यहाँ पर नदी कौन बहती थी? मालिनी। यहाँ पर नदी बहती थी मालिनी। ब्रह्मदत्त को पराजित किया। मगध के बारे में बताएंगे। मगध पटना, गया, शाहबाद का इलाका है, वहां के राजा थे बिंबिसार। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित किया और अपने पुत्र अजातशत्रु का अंग का उपराजा बनाया। अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का उपराजा बनाया। देखिए, ये अंग जो था बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में, बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में, लेकिन इसका महत्व व्यापारी दृष्टिकोण से काफी बड़ा है। व्यापारी दृष्टिकोण से काफी था, मतलब कहने का पूरब के क्षेत्र, पूरब के साथ जो व्यापार होता था, मतलब भागलपुर के पूरब, जैसे हो गया आपका पश्चिम बंगाल, बर्मा, बांग्लादेश, आज का जावा, सुमात्रा, दक्षिण पूर्व एशिया, ये सब इसी रास्ते से व्यापार होता था। और दूसरा इंपॉर्टेंट यह कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो उपनिवेश बने भारत का बाद में, जैसे कंबोडिया वगैरह, उसमें यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। चंपा के चाहे अंग के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, चंपा शहर का जो वास्तुकार थे वो महागोविंद थे। चंपा शहर का वास्तुकार कौन थे? महागोविंद थे। इसको थोड़ा सा आप लोग, ये बीपीएससी में, बिहार लोक सेवा आयोग में पूछा जा सकता है ना, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग में एग्जाम आ रहा है, हो सकता है कि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि चंपा शहर जो था उसके वास्तुकार कौन थे? तो महागोविंद थे। यही आपका अंग महाजनपद के बारे में जानकारी। मेरे ख्याल से क्लास को आज यहीं समाप्त कर देते हैं। वीडियो का समय अब थोड़ा सा हम संक्षिप्त करना चाहते हैं। लेंदी वीडियो बनाने से आप लोगों को हो सकता है कि बोझिल हो जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि 20 से 25 मिनट के बीच का ही हमारा वीडियो हो। धन्यवाद।